नमस्ते बच्चों। उपयोगिता विश्लेषण यानी कि यूटिलिटी एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके 3 भागों में हमने उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता की कंडीशंस कौन सी हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है और प्रतिस्थापन नियम के बारे में जाना और समझा। आज हम यूटिलिटी एनालिसिस का भाग 4 प्रारंभ कर रहे हैं। आज भाग 4 में हम समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि हम पिछले अपने कई वीडियोस में और यूटिलिटी एनालिसिस में हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास साधन बहुत सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं। तो इन सीमित साधनों में अधिकतम संतोष प्राप्त हम कैसे करें, निरंतर व्यक्ति इसी कोशिश में लगा रहता है और प्रत्येक उपयोग में उपभोक्ता अपने व्यय से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह हमने कल बात की थी कि किसी भी वस्तु को वो उपयोग में लेता है तो वो सोचता है कि मैं इस ढंग से व्यय करूं विभिन्न वस्तुओं में कि समान सीमांत उपयोगिता मुझे प्राप्त हो पाए। जब वो किसी एक को विभिन्न मदों में इस प्रकार व्यय करता है कि सबसे उसे समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो, तो इसे हम समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। खर्च करने में एक सही तरीका अपनाना इस सिद्धांत के अंतर्गत होता है बच्चों, इसीलिए इसे व्यय का सिद्धांत भी कहा जाता है। और बच्चों, इसी तरह से सीमित साधनों के व्यय से अधिकतम संतोष इसके द्वारा प्राप्त होता है, इसीलिए इसे अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता अपने व्यय से जो वो विभिन्न मदों पर करता है उनसे समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने का प्रयास करता है और इसे ही हम समसीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। अब बच्चों, हम आते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम की परिभाषा पर। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार है कि यदि एक व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में ला सकता है, तब उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में वो इस प्रकार लाएगा कि प्रत्येक उपयोग से उसे लगभग समान सीमांत उपयोगिता मिले। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको केले और एप्पल का एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में, जो पार्ट 3 था उसमें। और उसके अलावा जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस परिभाषा में, मार्शल के डेफिनेशन में, कि एक व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है, तो बच्चों क्यों ना यहाँ पर हम धन की बात कर लें, क्योंकि धन ऐसी चीज है जिसे हम विभिन्न प्रयोगों में लाते हैं। और विभिन्न नहीं बच्चों, कई सारे प्रयोगों में हम धन को लाते हैं। और हम धन को विभिन्न प्रयोगों में बच्चों इस प्रकार लाने की कोशिश करते हैं कि हम कपड़ों पर, राशन पर, घर की विभिन्न वस्तुओं पर, कॉपी किताबों पर, दूध, फल, सब्जियों पर इस प्रकार खर्च करेंगे कि हर एक जगह खर्च करने के बाद उन वस्तुओं से हमें समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। ये कहती है प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों हम, जो है प्रोफेसर मेहता के अनुसार। यदि एक निश्चित काल में कोई वस्तु आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है तो उसकी एक निश्चित मात्रा से अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए उसे कई अलग अलग आवश्यकताओं के बीच में इस प्रकार बांटना चाहिए कि इस निश्चित काल में सभी दिशाओं में उसकी सीमांत उपयोगिता लगभग समान हो। बच्चों, परिभाषा का अर्थ वही है,
लेकिन शब्द अलग है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि एक निश्चित काल में, जैसे हमने मान लिया कोई सा भी एक महीना, एक निश्चित काल, ठीक है, कोई वस्तु आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है। कोई वस्तु हम मान लेते हैं धन, आय, जो परिवार में आय आ रही है वो आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है, ठीक है। तो उसकी एक निश्चित मात्रा से, आप बात समझ रहे हैं मेरी, आवश्यकताओं को अगर वो वस्तु पूर्ण कर सकती है, जैसे कि हमारी आय, तो हम क्या करेंगे, हम उस आय का एक निश्चित मात्रा से अधिकतम संतोष प्राप्त हो जाए। जो हमारी आय है महीने भर की, हम ये चाहते हैं कि हमें उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिले, तो हम उसको अपनी विभिन्न आवश्यकताओं, जैसे कि मैंने आपको बताया, राशन का खर्चा, दूध फल सब्जी, फ़ोन का खर्चा, इसके अलावा कपड़ों का खर्चा और घर के अन्य विभिन्न खर्चों में हम इस प्रकार बांटेंगे बच्चों कि एक निश्चित काल में, ये जो एक महीना हमने माना है ना, उसमें हर कंडीशन में उसकी सीमांत उपयोगिता लगभग समान हो। तो ऐसा करने से व्यक्ति को अपने साधनों को विभिन्न वस्तुओं में, विभिन्न मदों में और आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। ये है बच्चों प्रोफेसर मेहता के अनुसार समसीमांत उपयोगिता नियम की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों समसीमांत नियम का उपयोग। बच्चों, समसीमांत नियम बहुत अधिक उपयोगी है और इसका महत्व बहुत ही अधिक है, क्योंकि बच्चों हम बराबर पढ़ते आ रहे हैं कि साधन बहुत सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं। तो इन असीमित और अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हम उन्हीं सीमित साधनों में करते हैं और तभी हमें संतुष्टि मिलती है। तो उन्हीं सीमित साधनों का सदुपयोग करके अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर यह नियम बल देता है, इसलिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करना चाहिए कि प्रत्येक व्यय इकाई से, यानी कि जितने हम व्यय इकाई कर रहे हैं उससे लगभग सभी चीज़ों से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। परिवार में बजट बनाने के लिए किस प्रकार से बजट में संतुलन रखा जाए, किस प्रकार से बजट में विभिन्न मदों में अपना खर्च रखा जाए, व्यय रखा जाए, कितनी बचत की जाए, इन सभी के लिए आवश्यक होता है समसीमांत नियम के उपयोग को फॉलो करना। सीमित आय को अलग अलग मदों में इस प्रकार से हमें बांटना चाहिए बच्चों कि हमारे जितने भी खर्च होते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि घर में किन किन मदों में कितना कितना व्यय होता है, तो किस प्रकार से विभिन्न मदों में हम व्यय करें कि सीमांत उपयोगिता लगभग समान आ जाए। सेकंड है बच्चों की ऐसी वस्तु जिसके कई सारे वैकल्पिक उपयोग होते हैं। जैसे वस्तु एक है लेकिन उसके उपयोग कई होते हैं। यहाँ फिर जैसे मैं आपको बताऊं कि धन एक ऐसी वस्तु है जिसके कई सारे उपयोग होते हैं। अलग अलग चीज़ों को हम धन खर्च करके खरीदते हैं। इसी प्रकार से बच्चों टेबल होती है घर में। अगर रिसोर्स में आप चाहें तो मैं साधनों का ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक टेबल है, उस टेबल पर आप खाना खा सकते हैं, उस टेबल पर आप होमवर्क कर सकते हैं, पढ़ाई का काम कर सकते हैं, सब्जी काटने का काम कर सकते हैं और भी कई सारे कार्य आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार टेबल के विभिन्न उपयोग हमने देखे। तो ऐसी वस्तु बच्चों जिनके कि कई सारे वैकल्पिक उपयोग हैं, तो हमें उसका उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि प्रत्येक उपयोग से समसीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। जैसे बच्चों एक बेसन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। भोजन पकाते समय बेसन का उपयोग बहुत तरीके से हम लोग करते हैं। कभी नमकीन में, पकोड़े में, मिठाई बनाने में, सब्जियों में डालते हैं, कढ़ी बनाते हैं, बेसन की इटसेल्फ सब्जी बन जाती है। तो बच्चों हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा कौन सा कार्य करें, ऐसी कौन सी चीज़ को हम बनाएं जिसमें कि हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। और अलग अलग जगह पर एक वस्तु के अलग अलग उपयोग होते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एक वस्तु का मैक्सिमम उपयोग हम कितना कर सकते हैं। दिन में अगर आप टेबल पर बैठ करके
जब लंच टाइम है आप खाना खा सकते हैं, टेबल क्लीन करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है उस वक्त उस पर चादर बिछा करके आयनिंग का काम कर सकते हैं, आप उस पर सब्जी काटने का काम कर सकते हैं। तो एक टेबल के कई सारे उपयोग हो सकते हैं। तो व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है बच्चों कि एक वस्तु के हम कितने वैकल्पिक उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम वैकल्पिक उपयोग करते हैं बच्चों किसी वस्तु का तो हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति बच्चों हमारे जीवन में, जैसा कि हमने पारिवारिक जीवन चक्र में पढ़ा था, 3 चक्रों में जीवन चलता है पूरा। तो बच्चों वर्तमान की आवश्यकताएं बहुत महत्वपूर्ण होती है जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि भविष्य के लिए हम बचत नहीं करेंगे, क्योंकि भविष्य में भी हमें जीना है। वही भविष्य कभी हमारे लिए वर्तमान होगा। तो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति पर हम ऐसे खर्च करेंगे कि दोनों से प्राप्त होने वाली, वर्तमान से भी और भविष्य से भी प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता लगभग बराबर हो। तभी परिवार के सदस्यों को जो व्यय किया है ना उससे संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा इंडियन फैमिली में ट्रेडिशन होता है कि साल भर की वस्तुएं एक साथ खरीद ली जाती है, तो उनका उपयोग वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी होता है। और ऐसी वस्तुओं पर व्यय करने से संतुष्टि भी प्राप्त होती है, क्योंकि जब सीज़न होता है तब हमें वो चीज़ सस्ती मिलती है, सीज़न चले जाने पर आप लेते हो तो वो महंगी मिलती है। तो किस प्रकार कहाँ कैसे खर्च करें, संतुष्टि भी मिले और साधन का पूर्ण उपयोग भी हो। तो बच्चों ये हमने बात की समसीमांत नियम के उपयोग। अब हम बात करते हैं समसीमांत नियम की सीमाओं के बारे में। बच्चों इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समसीमांत उपयोगिता का अधिकतम उपयोग हम तभी कर सकते हैं जबकि सभी व्यक्ति इसके महत्व की तरफ ध्यान दें और इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। लेकिन बच्चों इस नियम की उपयोगिताएं हैं तो साथ ही इस नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे पहली सीमा है बच्चों अज्ञानता एवं लापरवाही। अज्ञानता और लापरवाही के कारण गृहिणी समसीमांत उपयोगिता नियम की जानकारी नहीं है अगर उसे, तो उसका लाभ नहीं उठा सकती है। अज्ञानता के कारण उसे ये नहीं पता होगा कि मेरे पास कोई वस्तु है उसके कितने उपयोग मैं कर सकती हूँ, कोई वस्तु कितनी अधिक महत्वपूर्ण है, कोई वस्तु किन किन चीज़ों में उपयोग में आ सकती है। अगर अज्ञानता है बच्चों तो तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाएगी। फिर लापरवाही होगी, तो लापरवाही के कारण कई बार क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं किसी चीज़ को समझते हैं, लेकिन हमारी लापरवाही से हम सोचते हैं चलो ठीक है जाने दो। ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति नियम का लाभ नहीं उठा सकते हैं और उससे मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। फिर है बच्चों फैशन एवं रीति रिवाज। उपभोक्ता जो खर्च करता है वो प्रचलित फैशन में अधिक करता है क्योंकि वो उसी से प्रभावित होता है। और क्या होता है बच्चों, समय समय पर फैशन में तो परिवर्तन होता रहता है। और समसीमांत उपयोगिता का नियम जो है बच्चों वो इस आकर्षण से प्रभावित होता है। जैसे कि समाज में प्रचलित रीति रिवाज परंपरागत मूल्यों पर आधारित होते हैं, तो वो स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं, न तो उन्हें आसानी से बदला जा सकता है न वो बदले जाते हैं। यदि बच्चों हम इन परंपराओं को नहीं मानते हैं, उनकी पालना नहीं करते हैं, तो समाज में मान्यता भी नहीं मिलती है। तो बच्चों जो समसीमांत के नियम के विपरीत साधनों के न होते हुए भी इसका अनुसरण करना क्या होता है, अनिवार्य हो जाता है। अगर वो रीति रिवाज है तो हम उसे फॉलो करते हैं, चाहे हमारे पास साधन है या नहीं है। फिर है वस्तुओं के मूल्यों या कीमत में परिवर्तन। बच्चों जब भी वस्तु का मूल्य अधिक होता है तो हम क्या सोचते हैं कि इस वस्तु को हम बहुत सोच समझ करके खरीदें,
कई बार बच्चों गुणात्मकता अधिक होने पर भी खरीदने के साधन हमारे पास नहीं होते हैं, तो भी हम उस नियम का पालन नहीं कर सकते हैं। सस्ते दामों वाली वस्तु का क्रय करके काम चला लेते हैं। तो बच्चों, मूल्य, गुणात्मकता, बजट, सीमांत उपयोगिता में संतुलन, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों बिठाना। और अगर इनमें परिवर्तन तेजी से हो जाता है तो व्यक्ति ये जो परिवर्तन होते हैं इसका ध्यान नहीं रखता है, संतुलन नहीं बिठा पाता है, तो इस नियम का लाभ उठाने से वंचित रह जाता है। फिर आता है वस्तुओं के उपविभाजन में कठिनाइयाँ। समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार बच्चों, वस्तु की हर इकाई से उपयोगिता बराबर प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन कुछ वस्तुएं छोटी इकाइयों में नहीं बांटी जा सकती। क्या हम गाड़ी को या हमारे घर को बड़े रूप में ही मानते हैं, तो क्या हम इनको छोटी इकाइयों के साथ तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने ज़िंदगी भर की कमाई का 1/3 हिस्सा बच्चों घर बनाने में लगाता है। तो इसको कई बार छोटी छोटी इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया जा सकता है। वस्तु की अपर्याप्त उपलब्धता व पूर्ति। जब वस्तु की उपलब्धता है ही नहीं या पूर्ति अपर्याप्त है, तो ऐसी स्थिति में भी ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वस्तु के नहीं मिलने पर कम उपयोगिता वाली वस्तु का हम चयन कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो जो कम उपयोगी है हम उसको ले लेते हैं। तो समसीमांत उपयोगिता नियम तभी संभव होता है बच्चों, जब समान उपयोगिता वाली वस्तु की पूर्ति पर्याप्त हो और दोनों ही वस्तुएं उपलब्ध हो। अंतिम है, धन की सीमांत उपयोगिता एक समान नहीं रहती। उपभोक्ता बच्चों धन व्यय कर उपभोग वस्तुएं प्राप्त करता है और बचे हुए धन की सीमांत उपयोगिता अधिक हो जाती है। तो परिवर्तित होती हुई सीमांत उपयोगिता में सम सीमांत उपयोगिता लागू नहीं होती। वैसे भी बच्चों, जहाँ तक देखा जाए धन का प्रश्न उठता है, तो धन से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। जितना उसके पास होता है वह उससे और अधिक चाहता है। उसका एक रीज़न है बच्चों कि आवश्यकताएं असीमित होती है ना, इसीलिए व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास इससे अधिक धन हो तो मैं ये भी प्राप्त कर लूँ। जितना उसके पास होता है वो उससे अधिक प्राप्त करने की सोचता है। तो बच्चों, यूटिलिटी एनालिसिस का ये चैप्टर हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। इसे हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों। हमने यूटिलिटी एनालिसिस के 4 भाग पढ़े और 4 भाग में हमने ये चीज़ पढ़ ली है। पूरी यूटिलिटी एनालिसिस के सारे नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन का नियम और सम सीमांत उपयोगिता का नियम। धन्यवाद बच्चों।